नमस्कार, एनिमनी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम चंबा के बारे में बात करेंगे। जो मैंने पहले बिलासपुर के बारे में जितनी मेरे को नॉलेज थी मैंने बताया है। तो आज हम चंबा रियासत के बारे में बात करेंगे। तो पहला है चंबा रियासत की स्थापना। तो चंबा देवताओं की भूमि कहा जाता है। वैसे तो हिमाचल को ही देवताओं की भूमि कहा जाता है। तो इसमें शिव भूमि के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे भरमौर में मणिमहेश कैलाश पर्वत है। हिमाचल प्रदेश चंबा जिला राष्ट्रीय पश्चिमी हिमालय की गोद में बसा हुआ है, एक सर्पलोक है। यहाँ संस्कृत रूप से समृद्ध है और यहाँ के लोग रंग बिरंगे हैं या रहते हैं। फिर है इस अध्याय में चंबा रियासत के गठन से लेकर चंबा जिले के क्षेत्र, राजनीतिक, इतिहास, सामाजिक, संस्कृत के बारे में सारा हम लोग पढ़ेंगे। तो इस राज्य का नाम बंसोली या वंशावली में मिलता है। बंसोली चंबा के राजाओं की वंशावली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मारू जो राजा थे 550 ईस्वी में। तो चंबा पश्चिमी हिमालय की सबसे पुरानी रियासत में से एक है और चंबा राज्य की स्थापना 500 ईस्वी में हुई थी और राजधानी थी ब्रह्मपुर। और राज्य के इतिहास में कहा गया है कि राजा मारू चंबा के शासक परिवार के संस्थापक थे। चंबा के जो राजा मारू थे वो सूर्यवंशी राजपूत वंश के थे और उनकी वंशावली विष्णु या नारायण से शुरू होती है और इनका जो मूल निवास था वो अयोध्या माना गया है। और बहुत पहले उनके परिवार के साथ ही ऊपरी गंगा घाटी से चले गए थे और कलापा में बस गए थे। ब्रह्मपुर वर्तमान बरहौर गांव की स्थापना उन्होंने की। उन्होंने इसे 6वीं शताब्दी में मध्य से राज्य की राजधानी बनाई। कहा जाता है कि उस समय वह बाहरी पहाड़ियों के मध्य से ऊपरी घाटी में घुस गए और स्थानीय छोटे सरदारों के क्षेत्र में विजय प्राप्त की और इस स्थान को पर ब्रह्मपुर, जैसे वर्तमान बरमौर गांव माना जाता है, उसमें स्थापना की और ब्रह्मपुर को अपनी राजधानी बनाई। उन्होंने अपना शासक जो किया था वो 550 ईस्वी से शुरू किया था और ये भी कहा जाता है कि मूल राज्य आकार में बहुत छोटा था और बड़ा बंगाल के नीचे रावी घाटी में इसकी सहायक नदियाँ बुधिल और टुडोहन जैसे लेकर छतराड़ी तक सीमित थी। फिर मारू का शासक नाममात्र था। उसके बाद में अपने बेटे जयस्तंभ को सौंपकर वे खुद संसारिक मामलों से अलग हो गए और जयस्तंभ के बाद वहाँ महास्तंभ ने शासन किया। इनके बाद आए आदित्य वर्मन 650 ईस्वी में। तो हम वही शासन पढ़ेंगे जो मेन हैं, जिनका क्वेश्चन समय आते हैं। तो पहला पॉइंट है आदित्य वर्मन का नाम वंशावली में आदि वर्मन के रूप में माना जाता है और भरमौर शिलालेखों में इनका उल्लेख भी मिलता है। वह वर्मा की उपाधि और प्रत्यय धारण करने वाले चंपा वंश के पहले व्यक्ति थे, क्योंकि पहले मारू वर्मन आए और उनके बेटे जो जयस्तंभ और उनके बाद में महास्तंभ, इन्होंने अपने पीछे वर्मन नहीं लगाया, लेकिन आदित्य वर्मन ने अपने पीछे वर्मा या वर्मन की नाम जोड़ा। और संस्कृत में वर्मा का अर्थ है कवच, आश्रय, सुरक्षा तथा इन शब्दों के अन्य अर्थ द्वारा संरक्षित। कुल मिलाकर सुरक्षा कह लीजिए इसका मतलब बनता है। यह शब्द सामान्यतः प्राचीन राजपूत नामों में प्रयुक्त होता है था और उदाहरण के लिए शर्मा का प्रयोग ब्राह्मणों के लिए द्वारा किया जाता था, उसी तरह वर्मा का जो है वो राजपूतों के लिए किया जाता था। चंबा के गजटियर के अनुसार वर्मा शब्द चंबा के राजाओं के लिए उपनाम के रूप में प्रयोग किया गया और लेकिन जे हसन और पीएच वोगेल ने वर्मन शब्द का प्रयोग किया। हालांकि पहले वर्मा ही बोला जाता था इनको, लेकिन अंग्रेजों द्वारा इनको वर्मन का शब्द प्रयोग किया गया। फिर आए दिवाकर वर्मन 660 ईस्वी में। बंसोली और छतरी शिलालेख में उनका नाम देव वर्मन बताया गया है। फिर आए मेरू वर्मन 680 ईस्वी में। वह प्रारंभिक ब्रह्मपुर शासकों में सबसे उल्लेखनीय थे जिन्होंने विजय द्वारा अपनी राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। पहले ही मैंने बताया कि एक सीमित क्षेत्र था, लेकिन मेरू वर्मन के आने पर इन्होंने राज्य साम्राज्य अपना बढ़ाया। इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया। चंपा या चंपापुरी का उल्लेख करहन द्वारा लिखित कश्मीर के इतिहास की राजतरंगिणी में मिलता है। बहुत ही मेन किताब है, उनमें इनका दर्ज है नाम। यह संदर्भ बताता है कि चंबा राज्य इतिहास के आरंभिक काल के अस्तित्व में था। शुरुआत में ही मतलब बताया जा रहा है कि चंबा का अस्तित्व था उस समय में। तो ये राजतरंगिणी में मिलता है इनका। और राजा मारू के बाद लगभग 67 राजाओं ने चंबा पर शासन किया। इस राज्य की अद्भुत विशेषता यह है कि ये एक राजवंश से लगातार 12 शताब्दियों तक
चंबा शासन किया। फिर है पॉइंट, प्रारंभिक काल में ये एक छोटा सा क्षेत्र था, लेकिन 7वीं सदी में अंत के राजा मेरुवर्मन के अधीन 680 ईस्वी में इसकी विजय से इसका पहला विस्तार हुआ। और मदार वर्मन, कंतार वर्मा, प्रगल्भ वर्मा, उनके बारे में कई जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हैं, केवल उनके नाम उपलब्ध है जिन्होंने 7वीं सदी में शासन किया। अजय वर्मन और सुवर्ण वर्मन ने 1780 तक चंबा पर शासन किया। फिर आए राजा लक्ष्मी वर्मन 800 ईस्वी में। उनके शासनकाल में देश में एक भयंकर सी घातक महामारी फैली जो थी हैजा या प्लेग। इस महामारी का फायदा उठाकर एक कीड़ा जनजाति है चंबा में, उन्होंने राजा लक्ष्मी वर्मन की हत्या कर दी और क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। राजा की मृत्यु के समय उनके पास कोई वारिस नहीं था, उस समय उनका कोई बच्चा नहीं था, लेकिन रानी उस समय गर्भवती थी, तो उसने एक गुफा में अपने बच्चे को जन्म दिया और वहीं गुफा में उसे छोड़कर वहाँ से भाग गई। जैसे ही चूहों ने उसे बचा लिया, चूहे थे वहाँ पे, तो एक पंडित जी और वजीर जी उस गुफा में आए, तो उन्होंने क्या देखा कि मुशान वर्मन की रक्षा जो कर रहे हैं वो चूहे खड़े हैं, मतलब कि उसको खा नहीं रहे हैं या हानि नहीं पहुँचा रहे हैं, उनके चारों तरफ घेर के उनको बैठे हैं, रक्षा कर रहे हैं। तभी से इनका नाम मुशान, मूषक चूहों को बोला जाता है, तो मुशान वर्मन इनका नाम पड़ा। तो अगला इनका राज्य आ गया मुशान वर्मन 820। तो उस समय काफ़ी लोगों ने चंबा पे अपना राज्य स्थापित किया। ये किरत आए और कई राजा आए जिन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। मुशान वर्मन सुकेत के राजा बरगोग द्वारा संरक्षण प्रदान मिला उनको, जो सुकेत के राजा थे बरगोग से। उनकी शिक्षा भी सुकेत में हुई, उनका विवाह भी सुकेत की राजकुमारी से हुआ और उन्हें दहेज में प्रांगणा का परगना मिली, उतना राज्य इन्हें मिला। फिर मुशान वर्मन को भी सेना प्रदान की गई और उसने आक्रमणकारियों को खदेड़ कर अपना राज्य पुनः प्राप्त किया, मतलब उन्होंने अपने जो पिता का बदला लिया, दूसरा जो राज्य इनसे छूट गया था वो उन्होंने अपना दोबारा पुनः प्राप्त किया। फिर एक तो इन्होंने चूहों को मारने पे प्रतिबंध लगा दिया था, वो इसलिए क्योंकि चूहों ने इनकी रक्षा की। और ये भी बताया गया था कि पालन ये किया जा रहा था राज परिवार में, महल में पकड़े गए चूहे को कभी नहीं मारा जाएगा, कभी भी। वो बाहर बात अलग है, लेकिन महल में अगर जो चूहे पकड़ेगा तो उनको तो कभी नहीं मारा जाएगा। वैसे भी इन्होंने राज्य में अपने प्रतिबंध लगा रखा था। इसके बाद में हंस वर्मन, सार वर्मन, सेन वर्मन, सज्जन वर्मन, मृत्युंजय वर्मन आदि 920 तक भरमौर पर इन्होंने शासन किया। फिर आया साहिल वर्मन, फिर आए साहिल वर्मन 920 ईस्वी में। उन्होंने 20 साल तक चंबा पर शासन किया, 920 ईस्वी से लेकर 940 तक। वह ब्रह्मपुर पर शासन करने वाले परिवार के अंतिम व्यक्ति थे। उन्होंने निचली रावी घाटी पर विजय प्राप्त की और अपनी राजधानी ब्रह्मपुर से वर्तमान में चंबा शहर में स्थानांतरित कर दी। साहिल वर्मन एक निर्धन शासक था। एक बार 84 योगियों ने उनसे भेंट की और राजा को आतिथ्य से प्रसन्न होकर उन्हें 10 पुत्र का आशीर्वाद दिया और एक पुत्री का। तो वरदान पूरा हुआ तो एक पुत्री भी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने चंपावती रखा, और चंपावती के ही नाम पर चंबा जिले का शुरुआत हुई। तो एक राजा चरपटनाथ नामक एक योगी राजा साहिल वर्मन से मिलने आए 84 योगियों के साथ। तो रानी और राजकुमारी चंपावती रावी घाटी के निचले हिस्से पर विजय प्राप्त करने के बाद उस पठार पर रुके थे जिसका वर्तमान में नाम चंपा शहर है, और ये चंपावती के ही नाम पर रखा हुआ है। अगला पॉइंट है, चंपावती ने उस स्थान पर प्रति अपनी रुचि प्रकट की और अपने पिता साहिल वर्मन से उस स्थान पर एक नगर बसाने तथा उसके राज्य की राजधानी बनाने के लिए कहा। तो इस शहर की स्थापना लगभग 930 ईस्वी में हुई। तो यह है पॉइंट कि चंपावती ने जो बोला अपने पिता से कि पिताजी मेरे को एक स्थान या नगर बसाने के लिए बोला अपने पिताजी को, तो चंबा शहर की जो स्थापना हुई है वो 930 ईस्वी के आसपास हुई है। ठीक है, तो उसके बाद में एक और किंवदंती ये है कि चंबा का नाम चंपा के पेड़ों पर पड़ा है जो शहर में एक और आसपास पाए जाते हैं, और 930 में शहर की स्थापना के बाद से ही ये लगातार सरकार की सीट रही है। फिलहाल इस पे ये हम ज़्यादातर किताबों में चंपावती के नाम से चंबा जिला का स्थापना हुई है ये बोला जाता है। तो इस पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे जो आंसर आता है उस अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। तो अगला पॉइंट है, साहिल वर्मन ने त्रिगत या कांगड़ा के राजा को हराया। जब वह विजय राजा के रूप में घर लौटा तो चंबा के लोगों ने उसका स्वागत मक्का और चावल के ढेरों के साथ किया।
उस दिन से मिंजर मेला, जो चंबा का मेला है, मनाना शुरू किया गया। मिंजर मेला अगर पूछा जाता है तो कहाँ का है, तो वो चंबा जिले में शुरू हुआ और साहिल वर्मन की विजय पे, जो कि इन्होंने कांगड़ा या त्रिगत के राजा को हराया, तो उनके स्वागत में ये मेला बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। फिर आता है युगांकर वर्मन। ये 940 ईस्वी में आए। इस राजा के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, सिवाय उनके एक ताम्रपत्र में, जो आज भी मौजूद है। और नारसिंह मंदिर को उनके शासन के 10 वर्ष में दिया गया है, मतलब वहाँ पे ये अभी भी अवेलेबल है। उन्होंने चंबा में लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास गौरी शंकर जो मंदिर है वो इन्होंने ही बनवाया है। तो यहाँ तक जो था युगांकर वर्मा तक, ये डिटेल है सारी। फिर आते हैं असाता वर्मन 1080 ईस्वी में। उन्होंने 1087-88 ईस्वी में शीत ऋतु में कश्मीर का दौरा किया था और उस समय अनंत देव का पुत्र कलश कश्मीर का शासक हुआ करता था। तो ये सब इसलिए इसमें बताया जा रहा है क्योंकि राज तरंगिणी में इस चीज़ की जानकारी मिलती है। फिर आए राजा विजय वर्मन 1175 ईस्वी में। कहा जाता है कि वह एक बहुत बहादुर युद्धप्रिय व्यक्ति था और अपने लोगों से बहुत प्यार करता था, और इनका जो समकालीन है वो मोहम्मद गौरी का समकालीन है। तो गौरी ने उत्तर भारतीय आक्रमण के दौरान उसने अपनी सीमाओं का विस्तार किया था। फिर आए गणेश वर्मन। तो चंबा में सबसे लंबा जो शासनकाल है वो गणेश वर्मन जी का माना जाता है, जो कि 47 वर्षों तक था। इनके 6 बेटे थे और इन्होंने अपने 6 बेटों के नाम के पीछे सिंह नाम जोड़कर लगाना शुरू किया। लेकिन इन्होंने वर्मन का जो नाम है वो नहीं मिटाया। जैसे इनके बेटे का नाम प्रताप सिंह वर्मन, सिंह भी लगाया, वर्मन भी लगाया, दोनों का इस्तेमाल किया। अगले बेटे, जो पहले बेटे थे प्रताप सिंह वर्मन, ये 1559 ईस्वी में आए। तो ये अपने पिता के उत्तराधिकारी बने और इन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर सहित चंबा के कई मंदिरों की मुरम्मत भी करवाई। फिर इन्होंने कटोच सेना को हराया, गुलेर सहित एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया और ये अकबर के समकालीन थे और चंबा मुगल साम्राज्य के अधीन और करदाता भी बन गए होंगे। तो अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने चंबा और कांगड़ा समूह के अन्य राज्यों को अपने अधीन कर लिया और चंबा को रेहलू एक स्थान और उस प्रांत के पूर्व में स्थित क्षेत्र की चारी और गरोह के क्षेत्रों में समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। इनके अलावा पहाड़ी राज्यों के आंतरिक प्रशासन के मामलों में मुगल साम्राज्य की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं था और प्रताप सिंह उत्तराधिकारी वीर बहनू 1586 में उनको दिया। तो इन्होंने सिर्फ 3 साल वीर बहनू ने गद्दी संभाली। फिर आ गए वीरभद्र। तो वीरभद्र जो थे वीर बहनू का उत्तराधिकारी थे, इन्हीं के पुत्र थे। वह अपने धर्मपरायणता और महान उदारता के लिए लोगों के बीच में जाने लगे और इनका बलिकर्ण का नाम दिया गया। 2 प्रसिद्ध नाम थे, राजा बलि और दानवीर कर्ण। ये दोनों का उल्लेख हमारे जो ग्रंथ है उनमें मिलता है। बहुत बड़े दानवीर थे। तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को उदारतापूर्वक भूमि अनुदान के रूप में दे दी। इसीलिए अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में उनके पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं था। अंत उनके पुत्र जनार्दन चंबा के अगले शासक बने। तो जनार्दन 1613 ईस्वी में चंबा के नए शासक बने और चंबा की गद्दी पर बैठने के कुछ समय बाद नूरपुर के राजा के साथ इनका युद्ध छिड़ गया। तो नूरपुर के राजा चंबा को अपने अधीन करने के लिए अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। दोनों राज्यों के बीच कई वर्ष तक युद्ध चला। इसी बीच नूरपुर के राजा सूरजमल की मृत्यु हो गई और जगत सिंह नूरपुर के शासक बन गए और जगत सिंह ने राजा जनार्दन को युद्ध षड्यंत्र उनके लिए रचा और जनार्दन को मारना चाहता था। तो जगत सिंह ने उसे शांति समझौते के लिए बुलाया। बातचीत के दौरान उन्हें खंजर से हमला करके उन्हें मार डाला। तो उनकी मृत्यु 1613 ईस्वी में हो गई। अब जनार्दन की मृत्यु के बाद में जगत सिंह ने चंबा को अपने अधीन कर लिया और कहा जाता है कि चंबा जगत सिंह के शासन में 20 वर्ष तक जगत सिंह के अधीन रही और आगे जगत सिंह के आगे भी जो आए हैं शासक करने, उनके अधीन रही। फिर पृथ्वी सिंह जी आए 1641 ईस्वी में। पृथ्वी सिंह जनार्दन के पुत्र थे। नूरपुर राज्य के साथ कड़े संघर्ष के बाद उन्होंने 1641 में चंबा पर पूर्ण कब्जा कर लिया और मुगल सम्राट जो शाहजहां थे उनसे उनके अच्छे संबंध थे। तो उन्होंने दिल्ली के मुगल दरबार में 9 बार दौरा किया और
शाहजहां ने उन्हें खिलत, एक जड़ाऊ खंजर, 1000 का सेनापति और राजा की उपाधि से सम्मानित किया और उन्होंने अपना चंबा राज्य काफ़ी मजबूत कर लिया शाहजहां के साथ अच्छे संबंध के कारण। तो अगले आए उमेर सिंह जी 1748 ईस्वी में। उमेर सिंह ने शासनकाल के दौरान राज्य का क्षेत्र धौलाधार के दक्षिण में मंडी की सीमा तक विस्तार किया गया था। पालमपुर के निकट पथियार का किला भी उनके सैनिकों द्वारा घिरा हुआ था और बड़ा भंगाल भी उसके प्रभाव में था। मतलब काफ़ी वाइड एरिया इन्होंने चंबा में शामिल कर लिया था। फिर महल का खानचंडी भाग भी उन्होंने ही बनवाया और नाडा का एक महल है वो भी इन्होंने बनवाया। इस स्थान का नाम राजनगर रखा गया। और इनके बाद राज सिंह 1764, जीत सिंह 1794 में इन्होंने शासन संभाला और 1808 में चरत सिंह सिंहासन पर बैठे। फिर आए श्री सिंह 1844 ईस्वी में। फिर आए श्री सिंह जी 1844 ईस्वी में। चंबा का आधुनिक काल राजा श्री सिंह के राज्यारोहण से शुरू हुआ। 5 वर्ष की आयु में उन्हें चंबा का राजा नियुक्त किया। चंबा में ब्रिटिश काल की शुरुआत राजा श्री सिंह के शासन में हुई। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और राजनीतिक रूप से चंबा राज्य जालंधर डिवीजन से जुड़ा हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद 1862 में इसे अमृतसर डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया। अंत में इसे लाहौर डिवीजन में शामिल कर लिया गया। फिर राजा का विवाह सुकेत राज्य की राजकुमारी से हुआ। उनके अल्पवयस्क होने के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था कुप्रबंधन और अपव्यय के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गई। इसीलिए राजा ने ब्रिटिश सरकार से एक अधिकारी की सेवाएं मांगी और मेजर ब्लेयर रीड को जनवरी 1863 में राज्य का अधीक्षक नियुक्त किया गया। फिर मेजर रीड ने कुछ महत्वपूर्ण और दूरगामी सुधार पेश किए। डाकघर, प्राथमिक विद्यालय, राज्य अस्पताल और एक रेजिडेंसी की स्थापना की गई और वनों का प्रशासन में सुधार पेश किया गया। फिर महत्वपूर्ण स्थानों पर सड़कों को जोड़ा गया और राजस्व में आय की वृद्धि हुई। राजा श्री सिंह की मृत्यु 1870 ईस्वी में और उनके भाई गोपाल सिंह उनका स्थान लेते हैं। तो गोपाल सिंह 1870 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठते हैं। तो राजा गोपाल सिंह को भी उनके भाई श्री सिंह की तरह एक राजनीतिक अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की गई और राजा श्री सिंह द्वारा शुरू किए गए सुधारों को गोपाल सिंह ने आगे बढ़ाया। कई नई सड़कें बनाई गई और शहर के सौंदर्यीकरण का प्रयास किए गए। चंबा में प्राथमिक विद्यालय को मिडिल स्तर पर बना दिया गया। जो लोग पहले बीमारियों के इलाज के लिए रूढ़िवादी तरीकों से निर्भर थे, अब वह सरकारी अस्पताल की ओर आकर्षित हुए। बाद में उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र श्याम सिंह के पक्ष में अपनी गद्दी का त्याग दी और मार्च 1895 में अपनी मृत्यु तक अपने जीवन का शेष वर्ष मंजीर नामक स्थान पर बिताया। फिर श्याम सिंह 1873 ईस्वी में। उनका जन्म 8 जुलाई 1866 में हुआ। इस युवा राजा को 7 अक्टूबर 1873 को अमृतसर के कमिश्नर जनरल रेनल टेलर द्वारा पद स्थापित किया गया था। मियाँ अवतार सिंह को उनका वजीर नियुक्त किया गया। भूमि पर बंदोबस्त का काम किया गया। कर्नल ब्लेयर रीड मार्च 1877 में सेनानिवृत्त हुए और उनके स्थान पर श्री R.T. बर्नी आए और उनके प्रशासन में संचार प्रणाली की ओर सुधार किया गया। चंबा बरमोर, चंबा चुआरी खास और चंबा खजियार सड़कें बनाई गई और श्री R.T. बर्नी के बाद कैप्टन C.H.T. मार्शल को कार्यभार सौंपा गया, जिन्होंने राज्य का विकास कार्यों में गति की। श्याम सिंह अस्पताल का विस्तार किया गया तथा इनमें 40 बिस्तरों की सुविधा के साथ भर्ती मरीजों का उपचार की व्यवस्था की गई। अस्पताल की सभी आवश्यक चिकित्सा व शल्य चिकित्सा उपकरणों से भी सुजित किया गया। 1881 में तीसा में एक औषधालय खोला गया। 1876 में मिशन 2 लैब्स द्वारा कई गए कुष्ठ रोगी आश्चर्य 1881 के राज्य द्वारा नियंत्रण में ले लिया गया। महल का नवीनीकरण किया गया और नए मकान बनाए गए। 1894 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए रावी नदी पर बने शीतला पुल को लगभग 1 लाख रुपए की लागत से लोहे का पुल या झूला पुल में बदल दिया गया। राज्य के अतिरिक्त भागों को डाकघर के एक नेटवर्क शुरू किया गया। फिर विभाग को ब्रिटिश पॉटन पर पुनर्गठन किया गया। फिर कानून एवं व्यवस्था में बनाए रखने के लिए पुलिस बल बढ़ाया गया। फिर इमारतों और सड़कों का रखरखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता था। नए स्कूल खोलकर शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और होनहार विद्यार्थियों को राज्य के भीतर तथा बाहर अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई। 300 पैदल सैनिकों, 30 घुड़सवारों तथा 4 तोपों से युक्त एक छोटा सैन्य बल गठित किया गया तथा शहर के पड़ोस में बैरक बनाई गई। 901 में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर मैकवर्थ यंग और 900 ईस्वी में लेडी और वायसराय कर्जन ने भी राज्य का दौरा किया। लंबी बीमारी के कारण श्याम सिंह 904 ईस्वी में भाई मियाँ भूरी सिंह के पक्ष में गद्दी त्याग दी। फिर आए भूरी सिंह 1904 से लेकर 1919 तक। राजा भूरी सिंह एक ज्ञानी व्यक्ति थे। वह एक अच्छे प्रशासक थे
जिन्होंने 7 वर्ष तक वजीर के रूप में काम भी किया था। उन्होंने श्याम सिंह के शासनकाल दौरान शुरू किए गए विकास कार्यों को पूरा भी किया और चंबा शहर में संपूर्ण सड़कें चौड़ी कर दी। और 906 में भूरी सिंह ने कस्बे में एक नया डाक बंगला बनवाया। भूरी सिंह के कस्बे में एक गेस्ट हाउस का निर्माण कराया गया और एक गेस्ट हाउस धरोग उपनगर में बनाया गया। राजा ने अपने शहर में कई सुधार कार्य किए। उन्होंने चंबा के एक सार्वजनिक वाचनालय और पुस्तकालय की शुरुआत की। चंबा में मिडिल स्कूल को 905 में उच्च विद्यालय में अपग्रेड किया गया। प्रसिद्ध भूरी सिंह संग्रहालय का उद्घाटन 1908 में हुआ। भूरी सिंह संग्रहालय खोलने की प्रेरणा जेपी वोगेल से मिली थी। और शहर के निकट साल नदी पर एक बिजली घर स्थापित किया गया तथा जलपूर्ति के अलावा 910 में शहर का विद्युतीकरण भी किया गया। 1914 में विश्व युद्ध में उन्होंने ब्रिटिश सरकार की मदद भी की और राजा भूरी सिंह की 1919 में मृत्यु भी हो गई और उनके बड़े पुत्र राम सिंह को उनका स्थान दिया गया। राम सिंह 1919 से लेकर 1935 ईस्वी तक रहे और पंजाब के गवर्नर सर एडवर्ड मैकलिंग द्वारा चंबा के राजा के रूप में पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने शिक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता रूप में बढ़ावा दिया। उन्होंने 15 नए ग्रामीण स्कूल खोले। शारीरिक शिक्षा नामक एक नया विषय भी शुरू किया। 1 नवंबर 1921 में को भारत सरकार को राजनीतिक विभाग के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया। इसके बाद चंबा से नूरपुर तक सड़क का पुनर्निर्माण किया। फिर राज्य की सीमा इसका निर्माण पूरा करवा लिया। फिर चंबा ब्रह्मोर सड़कें जो 20 मील तक पूरी हो गई, उसे क्यानी तक ले जाया गया। फिर रावी नदी पर एक झूला पुल का निर्माण कराया गया। फिर चंबा शहर में सफाई व्यवस्था के सुधार के लिए उन्होंने जल निकासी व्यवस्था उपलब्ध कराई। गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए एक बड़ा टैंक बनवाया। एक नया बिजली घर शुरू करवाया। फिर राजा राम सिंह की मृत्यु 7 दिसंबर 1935 को लाहौर में हुई और उनके स्थान पर राजा लक्ष्मण सिंह ने शासन संभाला। लक्ष्मण सिंह 1935 से लेकर 1948 ईस्वी तक रहे। ये चंबा के अंतिम राजा थे। जब उन्होंने चंबा के राजा बनाया गया तो वो एक नाबालिग थे। अंत उनके अलंपत में राज्य का संचालन एक 3 सदस्य प्रशासन परिषद द्वारा किया जाता था, जिसमें एक राष्ट्रपति भी शामिल था, जब तक कि राजा 1945 में एक व्यवसायक नहीं हो गए। उनके शासनकाल के दौरान मौजूदा परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया और चंबा को मैदानी इलाकों से जोड़ने वाली सड़क भी पूरी की गई। और चंबा के राजाओं की सूची कलानुसार नीचे मैं बता देती हूँ, जो कि 550 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी तक कुछ वर्षों के अंतराल में चंबा का शासन हुआ। जैसे मारू वर्मन जी 550 ईस्वी में भरभौर का संस्थापक, फिर आदित्य वर्मन जी 620 ईस्वी में, फिर साहिल वर्मन 920 में, राजा वर्मन 1192 में, फिर आनंद वर्मन 1475 में, प्रताप सिंह वर्मन 1559 ईस्वी में, फिर लक्ष्मण सिंह 1935 से लेकर 48 तक ये सबसे अंतिम चंबा के शासक थे। इसी तरह हमारा आज चंबा समाप्त होता है और चंबा के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिली। अगर आपको लगता है कि इसमें मैंने कुछ गलत जानकारी दी है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे हम उसे सही कर सकें। और प्लीज़ एनी मैनी चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।